चलिए तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं आज, दैट इज सेट्स। तो पूरा तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेट रिलेशन एंड फंक्शन, और इसमें सबसे जो फर्स्ट पोर्शन आता है दैट इज नोन एज सेट्स। अब सेट्स हम किसको कहते हैं एंड इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आते हैं क्या है वो सब हम इसमें देखेंगे आज। तो सबसे पहले इस चैप्टर में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, तो हम थोड़ा सा पहले हम उसको समझ लेंगे। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, उनके मीनिंग्स और उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है हमारा सेट्स। सेट्स हम किसको बोलते हैं? तो सेट इज बेसिकली कलेक्शन। किसका कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास वेल डिफाइंड है उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट। ना वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? जिसके अंदर कोई प्रॉपर रूल होगा। सो अ डेफिनेट रूल फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन्स देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी। तो जब भी हम सेट की बात करेंगे तो उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा, इट शुड बी वेरी क्लियर। या तो वो आएगा या फिर वो नहीं आएगा। ऐसा नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय द कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे हमने कैपिटल ए लिखा, इट मींस सेट ए। कैपिटल बी लिखा, सेट बी। सो सेट्स आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। एंड जो भी उसके अंदर हम लिखते हैं दैट आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनके जिनसे मिलके सेट बनता है उन ऑब्जेक्ट्स को हम बेसिकली बोलते हैं एलिमेंट्स। नाउ एलिमेंट्स के अंदर अक्सर हम जो यूज करते हैं दैट इज स्मॉल अल्फाबेट्स। कैपिटल हम बाहर यूज करते हैं सेट के लिए, अंदर जो हम यूज करेंगे दैट विल बी स्मॉल अल्फाबेट्स। नाउ कुछ सिंबल्स भी होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट सिंबल इज दिस। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? क्या मतलब है इसका? पता है किसी को? इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो अगर हमने लिखा एक्स एंड इधर है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए। तो x is basically an element, a is the set, तो x belongs to set a। y, फिर हमने इसको क्रॉस कर दिया, फिर a लिखा। अब इसका क्या मतलब हो गया? y is not an element of a, या y does not belong to a, कि y a का पार्ट नहीं है, a का एलिमेंट नहीं है। तो नॉट बिलोंग्स टू एंड देन बिलोंग्स टू, ये दो सिंबल यहाँ पे काम में आ गए। अब आता है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक ब्रैकेट यूज करना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेसेस। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेसेस। So there are two methods of representing the set. In the first method, all the elements of the set are listed. सारे के सारे एलिमेंट्स हम लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास। उनके बीच में सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा यूज करना होता है, एंड लास्ट में क्लोज करने के लिए भी यूज दिस ब्रेसेस। दिस मेथड इज नोन एज द टेबुलर फॉर्म और द रोस्टर फॉर्म। तो ये हमारा पहला फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट का नेम याद रखना है, टेबुलर फॉर्म और द रोस्टर फॉर्म। नाउ अब एक एग्जांपल लेते हैं। राजस्थान एक वर्ड है, तो इसके जो भी एलिमेंट्स है वो हम कैसे लिखेंगे? यूज द ब्रेसेस, देन स्मॉल लेटर्स आर, ए, जे, ए आ चुका ऑलरेडी, एस, टी, एच, ए इज ऑलरेडी अवेलेबल, एंड देन एन। तो राजस्थान जो वर्ड है ये किन एलिमेंट से मिलके बना है, तो वो हमको लिखना था। तो हमने ब्रेसेस के अंदर सारे पॉसिबल लेटर्स जो भी है वो सब कुछ हमने इंक्लूड कर लिया, सेपरेटेड बाय कॉमास। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो रिपीटेशन इन दिस सेट। तो जो पहला फॉर्मेट हो गया, इस फॉर्मेट का नाम क्या था? टेबुलर फॉर्म और द रोस्टर फॉर्म। तो जो सेकंड फॉर्मेट है दैट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। जो दूसरा फॉर्मेट है इसका नाम क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर का मतलब क्या है, हमें उसको डिस्क्राइब करना है इन अवर लैंग्वेज, मतलब उसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है, तो हम उसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो all the elements of the set possess a common property which is not possessed by any other element and it can be written as follows। तो कुछ हमें इसको लिखना है सेट्स के फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, x, हमने लिखा पहले ब्रैकेट x, उसके बाद ये जो हमने साइन बनाया इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं साइन को, such that। यस, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे सच दैट। वैसे इन जनरल इंग्लिश में हम ये इन दो डॉट को जब यूज करते हैं वहां बोलते हैं इसको कोलन, और यहां पर मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे सच दैट एक्स, सच दैट एक्स possesses द प्रॉपर्टी ऑफ पी। ये पूरा हमने यहाँ एक स्टेटमेंट लिख दिया कि एक्स सच दैट एक्स possesses द प्रॉपर्टी ऑफ पी, की एक्स के अंदर पी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एक सिचुएशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म मतलब डिस्क्रिप्शन में, दूसरा है आपका रोस्टर फॉर्म मतलब हम उसके अंदर वैल्यूज लिखेंगे। कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। सो एग्जाम्पल दे रखा है आपको, वी कैन रिप्रेजेंट द सेट ए बाय अदर मेथड, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, अब जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है ए इज इक्वल टू, और अंदर वैल्यूज लिख दी 1 2 3 4 5 6, 5 एंड देन 6, ये 6 वैल्यूज हमने लिख दी। तो इन 6 वैल्यूज में क्लियरली है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू है या फॉल्स, आंसर विल बी ट्रू। 5 बिलोंग्स टू ए, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। 8 बिलोंग्स टू ए, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। false। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स, true। ट्रू। true। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेट गिवन है आपको और आपको ये ऑप्शन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। दूसरा पैटर्न क्या बनेगा कि आपको कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए इज इक्वल टू, ये तो दोनों फॉर्मेट में लिखना है, सेट को डिनोट करने के लिए आपने कैपिटल लेटर यूज किया, ये हम दोनों जगह पे यूज करेंगे, सेट बिल्डर एज वेल एज रोस्टर फॉर्म में। ए इक्वल टू, अब सेट बिल्डर में आपको डिफाइन करना है, तो क्या लिखेंगे, एक्स फिर कोलन। अब यहाँ पे एक और चीज, कोलन लगाओ या एक स्ट्रेट लाइन लगाओ, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम। ठीक है, कोलन लगा सकते हो या स्ट्रेट लाइन लगा सकते हो, मीनिंग इज सेम। तो एक्स सच दैट, ये एक्स की वैल्यू कितनी है, लेस देन इक्वल टू 6। ओके, क्या यहां तक लिख दी तो चलेगा, क्या सही है ये, सर नेचुरल नंबर। यस। अगर हमने सिर्फ इतना लिखा लेस देन इक्वल टू 6, तो 1 से 6 तो आएगा ही आएगा, साथ में 0 -1 -2 एंड सो ऑन अप टू माइनस इंफिनिटी, ये सब भी आ जाएगा। तो इसके लिए हमें एक चीज और मेंशन करनी पड़ेगी, क्या, कि हियर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि x में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो x such that x is less than equal to 6 and x belongs to natural number। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट बी आपको दे रखा है एंड इसमें वैल्यूज लिख लिए, लेट से 2 4 6 8। अच्छा, यहां खत्म नहीं हुआ, ये लिख रहा है डैश डैश डैश। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, क्या लिखेंगे, सर तो देखो, मल्टीपल ऑफ टू। हाँ यहाँ एक्स सब सच कुछ दैट मल्टीपल। 2 के मल्टीपल में चल रहा है, राइट। तो हमने लिखा b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n, क्योंकि सब कुछ 2 के मल्टीपल में चल रहा है। अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा n का मतलब क्या है,
तो n मीन्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n की जगह 1 पुट करोगे तो आपको पहला रिजल्ट 2 मिल जाएगा। फिर स्मॉल n में आपने क्या पुट किया, 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा, 3 पुट किया तो 6 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। दैट मीन्स आपकी पूरी सीरीज इससे बन जाएगी। तो हमने इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिख दिया। तो जहां पे हम प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और जहां पे आपने फाइनल उसके एलिमेंट्स को लिख दिया है देन इट इज द रोस्टर फॉर्म। एक और सिंबल आएगा जो आपका काम आता है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं कि दिख तो ए रहा है लेकिन उल्टा खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल। तो जहां भी किसी सिचुएशन में फॉर ऑल वर्ड आता है तो वहां पर ये सिंबल यूज हो जाता है। तो फॉर ऑल को इस सिंबल से यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलो अब कुछ बेसिक चीजें। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 1 से एंड चलते हैं कहां तक, अप टू n। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये तो होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। फिर होल नंबर, होल नंबर में क्या है, सारे नेचुरल नंबर तो है ही, एक जीरो और ऐड हो जाता है। तो जीरो से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा, अप टू n। ठीक है, जीरो से लेके n तक चलेगा। देन कम्स इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दोनों आ जाएगा। तो पॉजिटिव भी आएगा 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, इधर नेगेटिव भी आएगा -1 -2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो इसमें सारे की सारी ये वैल्यूज आ सकती है। दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल N से, होल नंबर को W से, इंटीजर्स को Z से। तो ये सबका हमारा नोटेशन हो गया। देन कम्स रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मतलब जो आपका a अपॉन बी या p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, एंड वेयर द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्या डिनोमिनेटर 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लाइक 2 या 2/1 लिखे, ये हो गया। 2/3 लिखा, 2/6 लिखा। तो इस तरह से a अपॉन बी की फॉर्म में होना चाहिए, एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, b आपका जीरो नहीं आना चाहिए। राइट, चलो ये हो गया आपका। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं है। दैट मीन्स उनकी जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, रूट के अंदर आएगी, चाहे वो स्क्वायर रूट है, right, क्यूबिक रूट है, या और कोई तरह का रूट है। तो जहां पर वैल्यूज रूट के अंदर आती है तो हम उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो रूट ऑफ 10, रूट ऑफ 15, या फिर क्यूबिक रूट ऑफ 10, इस तरह से किसी भी तरह का रूट है, दैट इज इरेशनल नंबर। फिर आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या आएगा, रेशनल या इरेशनल, क्या आता है, Both rational and irrational. So both. दोनों ही। तो रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब रूट वाली वैल्यू, बिना रूट वाली वैल्यू, सब कुछ रियल नंबर्स के अंदर आ जाता है। तो क्या नहीं आता रियल रियल नंबर के अंदर, क्या एक्सक्लूड होता है, एनी आइडिया। The negative numbers. 0, नेगेटिव नंबर -5 नहीं आएगा। बताओ। So root numbers or something. कौन सा, So root, like root. रूट वाला तो इरेशनल हो गया।
सर इमेजिनरी सर इमेजिनरी डेसिमल नंबर। यस, नेगेटिव नंबर इनसाइड रूट मतलब इमेजिनरी नंबर। तो सिर्फ हम रूट बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, हमें पूरा बोलना पड़ेगा। क्या? नेगेटिव नंबर इनसाइड रूट। अगर रूट में नेगेटिव साइन है तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे नंबर्स क्या होते हैं आपके? रियल नंबर। तो रियल इंक्लूड्स बोथ रेशनल एज वेल एज सर इरेशनल। डेसिमल नंबर इज रियल नंबर। बिल्कुल, डेसिमल बोलो, फ्रैक्शन बोलो, सब कुछ आ गया इसमें। बिकॉज आपने √2 किया, √2 किया 1.4141, ये आ गया वैल्यू। अब ये डेसिमल में है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर, एंड रियल नंबर इंक्लूड्स इरेशनल नंबर। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट टर्म आता है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। बड़ा सिंपल है। फाइनाइट का मतलब क्या? जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। कहीं पे 5 एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स है, 30 एलिमेंट्स है। तो जहां पे एक फाइनाइट नंबर होता है देन इट इज नोन एज द फाइनाइट सेट। बट व्हेन इट इज इनफाइनाइट तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। वेरी क्लियर है? तो जैसे अगर हमने बोला सेट ए x such that value of x is less than equal to 20 and x belongs to natural number। तो इसकी शुरुआत कहां से होनी है? 1 से ही होनी है। 1 2 3 एंड कहां तक जाएगा? अप टू 20 जाएगा। तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। हमें पता है इतने ही एलिमेंट्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। जबकि दूसरा जो एग्जाम्पल है उसके अंदर हमने बोला x सच दैट x इज ग्रेटर देन 10 एंड साथ में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 10 से ग्रेटर वैल्यू 11 12 13 अभी चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसमें कोई स्टॉप नहीं है। सो देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट सेट। फिर आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन का क्या मतलब है? जिसमें एक ओनली वन सिंगल एलिमेंट। element, yes, the set having one single element is known as singleton set। जैसे only a है, only b है, तो उसको आपने बोला singleton set। देन void set और empty set। तो empty का मतलब खाली। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट, void सेट या फिर empty सेट। नल, void और empty सेट। एंड इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय फाइव। फाइव। empty set इज डिनोटेड बाय 5, या फिर आपने empty ब्रैकेट लगा दिया। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं क्या? नो सर। नो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो आपको या तो 5 लिखना है या फिर empty ब्रैकेट रखना है, अंदर कुछ भी नहीं। सर तो ये रीजन दो क्या है इसका? तरीके से आप लिख सकते हो, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट में कुछ भी आ गया वो उसका एलिमेंट बन जाएगा। तो इसलिए ब्रैकेट में कुछ भी नहीं रखना है। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ द सेट। सेट का ऑर्डर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द सेट। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, या फिर ओ ए, इससे हम डिनोट करते हैं। तो अगर आपका एग्जाम्पल ये कहता है सेट ए में क्या है? 1 2 3 4, सो देयरफॉर एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या लिखना है? इसका काउंट लिखना है बेसिकली। तो इसके अंदर आप काउंटिंग लिखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है। अगर नल सेट है तो उसका काउंट क्या होगा?
Sir, 5. 5। तो मतलब ऑर्डर ऑफ नल सेट इज बेसिकली 0, मतलब उसका कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट सेट, क्या लिख, Infinite. इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट का मतलब उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, सो देयरफॉर इट विल बी इनफाइनाइट। इक्वल सेट्स, इक्वल नाम से पता लग रहा है, if every element of A belongs to B and also every element of B belongs to A, then we say that set A and B are equal। जैसे A के अंदर ऐसा लिखा है 1 2 3 4, B के अंदर लिखा है 2 4 1 3। अब जो ए के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे बी में अवेलेबल है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में अवेलेबल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि दोनों के सारे एलिमेंट्स सेम हैं। तो नाउ दीज आर नोन एज इक्वल सेट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट, इफ C इज इक्वल टू 3,2, C का मतलब दिया है 3,2, D के अंदर एक इक्वेशन दी है, तो पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या वैल्यूज आती है। D को हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 2 and 3। ओके, फिर E गिवन है 2 3 and 4। अब आपको ये बताना है क्या इनमें से कुछ इक्वल सेट है या नहीं है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि C एंड D दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, 2 and 3 दोनों में अवेलेबल है, लेकिन E में जो है एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है, सो देयरफॉर C and D आर इक्वल बट E is not equal to them। Then comes equivalent sets. Now two sets A and B in which the number of elements is same, मतलब जहां पे उनका जो काउंट है वो अगर सेम है। तो अब जैसे यहां पे हम क्या कह सकते हैं, सेट A गिवन है 1 3 and 5, सेट B A B and C, सेट C X Y Z, तीनों के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं कि 3 एलिमेंट्स है, तो हम क्या बोलेंगे A B C all are equivalent sets। ये तीनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। देन क्या ये इक्वल सेट्स है, नो, बिकॉज तीनों की वैल्यू सेम नहीं है, वैल्यूज आर नॉट सेम। ये हो गया आपका इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट इज सबसेट। सबसेट का मतलब क्या है, सबसेट का मतलब उसका एक पार्ट। तो अ सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ बी if every element of A belongs to B। तो हमने ऐसा लिखा A और ये जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट। तो A इज सबसेट ऑफ B। अब सबसेट का मतलब कैसे है, तो A के अंदर लेट्स से वी आर हैविंग 1 2 3, B के अंदर वैल्यूज है 1 2 3 4 5, दैट मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर अवेलेबल है, बट बी के सारे एलिमेंट्स ए में अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज अ पार्ट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी।
तो ए बी का सबसेट है। अगर मैंने सी में लिखा 4,5, तो क्या सी इज अ सबसेट ऑफ बी? ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू। ट्रू, बिकॉज ये दोनों एलिमेंट्स बी के अंदर अवेलेबल हैं, सो इट इज ट्रू। फिर मैंने डी लिखा 5, 6, 7। अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं डी इज अ सबसेट ऑफ बी? फॉल्स। No, फॉल्स, sir. क्योंकि डी के सारे एलिमेंट्स बी में अवेलेबल नहीं हैं, so therefore it is not a subset. अब जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रखा है, a is equal to x such that x is an even natural number. इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 2, 8. 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। बी में लिखा है x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब कौन सी वैल्यूज होगी? 1, 2, 3, 4 till infinity। यस, ठीक है। अब कौन किसका सबसेट है? कौन किसका सबसेट होगा? फर्स्ट वाला सबसेट है, सेकंड वाले यस, का। तो A is a subset of B. A के सारे एलिमेंट्स B में अवेलेबल है, therefore A is a subset of B. अब थर्ड पॉइंट एक दे रखा है आपको, n। n का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो क्या नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है क्या? बिल्कुल यस होता है, सर। बिकॉज होल नंबर इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर्स। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर का क्या है? क्या वो इसका है होल नंबर? क्या वो z का सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि z में सारी ये वैल्यूज आ जाती है। फिर q के अंदर z सारे आ जाते हैं, एंड देन अगेन r। तो इस तरह से ये वैल्यू धीरे धीरे उसका एरिया जो है वो वाइड होता रहता है, बढ़ता रहता है। नेक्स्ट इज द पावर सेट। पावर सेट का क्या मतलब है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। तो ये क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स is known as the power set of A, and it is denoted by P of A। मतलब कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं उसको हम कहते हैं पावर सेट। सो इसका फॉर्मूला क्या है? 2 to the power of n। 2 to the power of n। तो पी ए जब भी आता है मतलब पावर सेट की बात हो रही है, और वो होते हैं आपके 2 की पावर n। अब हमने कहा ए का मतलब है कि उसमें एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है तो इसका मतलब 2 की पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दैट मीन्स देयर शुड बी 2 पॉसिबल सबसेट्स। दो पॉसिबल सबसेट्स होने चाहिए। तो कौन कौन से होने चाहिए? कौन कौन से पॉसिबल होंगे? तो जब भी हम इसको लिखेंगे कि पावर सेट्स, तो उसके अंदर आपका ऑलवेज 5 को इंक्लूड करना ही है। 5 इज अ पार्ट, 5। है ना, और 5 के अलावा आपके पास ए अवेलेबल है ही। सो 2 to the power of 1। अगर मैंने ऐसा बोला कि देर इज बी, बी का मतलब है ए एंड बी मेंशन्ड है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे कि कितने सेट्स होंगे।
तो आंसर विल बी 2 to the power of 2, दैट इज 4। 4 होने चाहिए। अब 4 कौन कौन से होंगे? एक तो 5 है, दूसरा सिर्फ ए आ जाए, सिर्फ बी हो जाए, या ए एंड बी दोनों आ जाए। सो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज। तो इस तरह से हम ऑलवेज काउंट करते हैं। अगर 3 एलिमेंट्स है ए बी एंड सी, तो होगा आपका 2 क्यूब दैट इज 8। 2 क्यूब दैट इज 8। दिस इज पावर सेट। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? A set that contains all sets in a given context, तो जिसमें सारे की सारी चीजें कवर हो जाती है। यूनिवर्स मतलब एवरीथिंग, उसके बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता। सो अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट is called the universal set, and it should be noted that universal set is not unique. It may differ from problem to problem, तो हर केस में इसका अलग अलग वैल्यू, अलग अलग नंबर हो सकता है। जैसे हमने बोला a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, तो उसकी वैल्यूज हो गई 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो इस केस में ये यूनिवर्स है। तो इस यूनिवर्स में 1 3 5 7 नहीं आ सकता। लेकिन b के अंदर ऑड नेचुरल नंबर बोला है, तो 1 3 5 7 ये आएगा, इसमें इवन नंबर्स नहीं आ सकते। फिर हमने लिखा ए एंड बी का कॉम्बिनेशन, अगर हम ए एंड बी दोनों को कंबाइन कर लें तो फिर एक पूरा यूनिवर्स बनता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो सारे इवन नंबर आ गए, सारे ऑड नंबर आ गए, एंड देन इट बिकम्स अ नेचुरल यूनिवर्स। तो u इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। एक और एग्जांपल है, सेट ए दे रखा है AIR, सेट बी दे रखा है x इज एन अल्फाबेट ऑफ द वर्ड जयपुर। तो जयपुर में कितने हैं? सारे के सारे आ जाएंगे, JAIPUR, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। सी के अंदर लिखा है AJP। तो जब ए बी एंड सी तीनों को हम कंबाइन करेंगे, तीनों के कलेक्टिव जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं उन सबको हम कहा लिख देंगे? यू के अंदर, दैट इज यूनिवर्स के अंदर। तो ए से हमने ले लिया AIR, बी से हमने क्या ले लिया? J, AI ऑलरेडी है, पी ले लेंगे, यू ले लेंगे, आर ऑलरेडी अवेलेबल है। सी के अंदर ए ले लिया, जे एंड पी ऑलरेडी अवेलेबल है। दैट मींस जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स है सब कुछ लेना है, बस रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका यूनिवर्स। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट, अगर यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ए क्या है? ए इज द सबसेट ऑफ यू, ए उसका सबसेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए is the set of all those elements of U which are not in A. तो जो A के अंदर नहीं है वो सारे के सारे उस कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। दैट मीन्स हमें उसको क्या करना है? जैसे हम करते थे इक्वली लाइकली एंड नॉट इक्वली लाइकली, वन में से माइनस करके, वैसे यहाँ पे यूनिवर्स में से माइनस कर देंगे तो बचे हुए एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे हमने यूनिवर्स में लिखा है 1 2 3 4 5 6, ए के अंदर हमने लिख लिया 1 3 5, देन व्हाट विल बी ए डैश? तो ए डैश क्या होगा? So 2 2 4 4 6 2 4 6। तो यूनिवर्स में से ए के सारे एलिमेंट्स को हमें रिमूव कर देना है, सो इट विल बी 2 4 6, दिस विल बी द ए डैश। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और दे रखा है, a इज इक्वल टू 1 2 3। यूनिवर्स में लिख रखा है x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट हो गया। अब a डैश चाहिए, तो a डैश चाहिए तो क्या करेंगे? 1 2 3 को हटा देंगे एंड बाकी सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे a डैश के लिए?
x such that x is greater than 3 and then x belongs to natural number। तो 3 से बड़ी वैल्यू लेनी है एंड वो एक नेचुरल नंबर है। तो कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं a डैश। अगर कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या हो जाएगा? A, तो वापस a आ जाएगा। तो a डैश का डैश अगर हम निकालेंगे तो वापस हमारे पास a आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने यूनिवर्स का डैश निकाला तो क्या बचेगा? मतलब यूनिवर्स नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 5। multiple, एंड अगर 5 डैश कर दिया तो यूनिवर्स मतलब हमें सब कुछ चाहिए, सो इट विल बी इक्वल टू यूनिवर्स। तो कॉम्प्लीमेंट सेट को डिनोट करना है तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल लेटर एंड उस पे डैश। ए है तो ए डैश, बी लिखा है तो बी डैश। तो इस तरह से हमें लिखना है। तो यूनिवर्स में से माइनस करके हम उस तक पहुंच सकते हैं। जब भी डबल डैश लगती है तो हम ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर पहुंच जाएंगे। बी लिख रखा है आपको 0 1 अप टू 20। फिर यू लिख रखा है आपको 0 1 2 अप टू 40। What will be B dash? तो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट हमने किया था स्टार्टिंग में आपका सेट्स के कुछ और पॉइंट्स बाकी है, पहले उसको कर लेते हैं फिर उसके क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है चाहे वो यूनिवर्स का है या उसके सबसेट्स का, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग दिस वेन डायग्राम। तो U का मतलब तो क्या है आपका यूनिवर्सल सेट, वेयर एज A एंड B ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसके सबसेट। कि यूनिवर्स में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स। तो अब इसको कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले एक हम रेक्टेंगल बनाते हैं और उस रेक्टेंगल के अंदर क्या मेंशन करते हैं U। तो ये क्या डिनोट करता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब एवरीथिंग, जितना भी जो ओवरऑल डेटा है वो सब कुछ उसके अंदर आ गया, दैट इज यूनिवर्स। उसमें से एक पार्ट है जिसको हमने बोला है ए और दूसरा पोर्शन है जिसको हमने बोला है बी। ओके, नाउ अब डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट डायग्राम बन सकते हैं। तो सिचुएशन नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है। तो ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब ये बी है और बी के अंदर हमने ए बना दिया है इस तरह से। दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और उसके बाद बाहर क्या है, यूनिवर्स है। और यूनिवर्स का मतलब हो गया कि ए एंड बी दोनों ही यूनिवर्स के सबसेट हो गए। फिर अगर आपको मार्क करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सो लेट्स से दिस इज द रेक्टेंगल, ये यू हो गया एंड उसमें ये पर्टिकुलर पोर्शन है ए। बट हमें क्या चाहिए, ए डैश, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो उस ए को छोड़ दो, उसके अलावा जितना भी पोर्शन बचा है दैट इज ए डैश। ये पूरा जो हमने मार्क किया है उसको हम कहेंगे ए डैश, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। नाउ अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन मतलब यूनियन, जैसे कि एडिशन। इंटरसेक्शन मतलब उसमें कॉमन या फिर एक होता है डिफरेंस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस यहाँ पे लेके आते हैं। सबसे पहले आता है आपका यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, टोटल, सम या फिर कॉम्बिनेशन। तो ए एंड बी ये हमारे पास टू सेट्स अवेलेबल है
एंड देयर यूनियन इज डिनोटेड बाय, तो ये ए यूनियन बी, ये इसका सिंबल हो गया। तो ए यूनियन बी के अंदर हम क्या कहते हैं, हियर ए बिलोंग्स टू, जैसे हमने लिखा ए यूनियन बी इज अ सेट, ये एक सेट है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ए यूनियन बी का जो एलिमेंट है वो या तो ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों से बिलोंग करे। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं या तो ए में अवेलेबल होंगे या फिर बी में अवेलेबल होंगे। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, सेट ए दे रखा है ए बी सी एंड डी, सेट बी दे रखा है ए बी ई एंड एफ, दीज आर टू सेट्स। अब पहले में क्या बनाना है, ए यूनियन बी बनाना है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ए एंड बी। तो जैसे आपने इनको कंबाइन किया क्या सीरीज बन गई, ए बी सी डी ई एंड एफ, एफ तक आ गया। नाउ वेन डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो वेन डायग्राम में सबसे पहले आप क्या बनाओगे, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ये आपका यूनिवर्स। अब देखो ए एंड बी में कुछ कॉमन है क्या, जब भी कुछ कॉमन है दैट मीन्स उनको ओवरलैपिंग बनाना है, तो ये थोड़ा हम इसको ओवरलैप बना देंगे, ए बी एंड ये ओवरलैप। तो ओवरलैपिंग का मतलब हो गया यूनियन या इंटरसेक्शन, क्या बोलेंगे उसको, जो Intersection. ओवरलैप हो रहा है, इंटरसेक्शन। तो जो हमारा ये ओवरलैपिंग पोर्शन है, इस इतने से पोर्शन की अगर हम बात करें तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज द कॉमन पोर्शन। तो सेट ए एंड सेट बी में क्या कॉमन है, ए एंड बी, दीज एलिमेंट्स आर कॉमन, तो वो इस एरिया के अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, सी एंड डी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी एंड डी। बी के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, ई एंड एफ, तो यहाँ हमने ई एंड एफ लिख दिया। तो दिस इज बेसिकली द वेन डायग्राम। अब कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, ए यूनियन ए का खुद के साथ अगर यूनियन करेंगे तो वापस क्या मिलेगा हमें, ए ही मिलेगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ए यूनियन फाई, तो अगेन कहां पहुंचेंगे हम, ए के ऊपर, फाई मतलब नथिंग, ए मतलब जो भी ए अवेलेबल है दोनों का यू अगर हमने कंबाइन किया यू गेट ए। फिर हम ए यूनियन बी लिखे या बी यूनियन ए, मतलब दोनों का सेम, जैसे 2+3 करो या 3+2, रिजल्ट विल बी सेम। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही होता है, अब ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए, मीनिंग इज सेम। फिर उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी आपने निकाला, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसका हमने सी के साथ में यूनियन निकाला, अल्टीमेटली कर तो हम क्या रहे हैं, एडिशन ही रहे हैं। अगर हम इसको दूसरे वे से करें कि पहले हमने बी यूनियन सी कैलकुलेट किया, उसके बाद ए के साथ में यूनियन निकाला, तो इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 2+3+5 अवेलेबल है, तो पहले आपने 2+3 को ऐड किया 5, 5+5 10, और दूसरा तरीका है आपने पहले 3+5 को ऐड किया फिर 2 ऐड किया, लेकिन रिजल्ट तो वही आने वाला है, दैट इज 10। देन ए यूनियन ए डैश, ये मिलके क्या बनेगा, दिस इज द कंप्लीट यूनिवर्स। एक तरफ ए है, दूसरी तरफ ए डैश, मतलब ए को छोड़ के दूसरे सारे एलिमेंट्स है, अगर दोनों को टोटल करेंगे तो वी विल गेट ऑलवेज द यूनिवर्स। तो ये आपकी सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। नाउ कम्स इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन पोर्शन, दोनों के बीच में ए एंड बी, जो दोनों सेट है इनके बीच में जो कॉमन पोर्शन अवेलेबल है, दैट इज नोन एज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। सो अगेन एक एग्जांपल यहाँ पे अवेलेबल है, सेट ए में क्या है, ए बी सी एंड डी, सेट बी क्या है, सी डी ई एंड एफ। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन, दैट मीन्स कॉमन बिटवीन ए एंड बी। तो क्या कॉमन है, सी एंड डी इज कॉमन, सी एंड डी उसके अंदर कॉमन है, दिस इज
A इंटरसेक्शन B। नाउ इंटरसेक्शन की भी वैसे ही प्रॉपर्टीज है। अगर आपने A का A के साथ में ही इंटरसेक्शन निकाला, दैट मीन्स सब कुछ कॉमन है, दैट इज इट रिजल्ट विल बी A। फिर A इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन A, रिजल्ट विल बी सेम। दोनों का मतलब सेम ही है। ए का इंटरसेक्शन अगर फाइव के साथ निकालते हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ए और फाइव में क्या कॉमन है? नथिंग, दैट इज फाइव। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ में इंटरसेक्शन निकाल, तो जो ए है वो कि वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्स में अवेलेबल होंगे, सो देयरफॉर द रिजल्ट विल बी ए। एंड ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो इनमें तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं। जैसे अगर ए में इवन नंबर है, ए डैश में ऑड नंबर है, दैट मींस नथिंग विल बी कॉमन बिटवीन देम, सो रिजल्ट विल बी 5। तो पहले प्रॉपर्टीज आई किसकी? यूनियन की। फिर आ गई आपके पास इंटरसेक्शन। नाउ डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? अलग अलग, सेपरेट। सो व्हेन देयर इज नथिंग कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? दे आर डिसजॉइंट। तो जब भी सेट्स डिसजॉइंट होंगे तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? इट विल बी 5। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर भी किया था, a माइनस बी या b माइनस ए, तो वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो अगर आपने a माइनस बी लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? a में से हमको b का पोर्शन हटाना है, रिमूव करना है। तो ये हमारा वेन डायग्राम, यूनिवर्स, इधर आ गया आपका ए, इधर आ गया बी। अब क्या करना है? ए माइनस बी, तो इस ए में बी का जो पोर्शन है उस पूरे को रिमूव कर देना है, तो इस पोर्शन को हम पूरा रिमूव कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका कौन सा है? इसके अलावा ये जो आपका पोर्शन है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये सारा आपका रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज नोन एज ए माइनस बी। तो इसका मतलब ए माइनस बी के अंदर एलिमेंट्स कहां से होंगे? ए में से होंगे या बी में से होंगे? एलिमेंट्स कहां से होंगे? ए में से या बी में से? बताओ। Sir, from A. फ्रॉम ए, बिकॉज हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन ही ए में से है, सो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। सिमिलरली इसका रिवर्स, बी माइनस ए अगर लिखा है, दैट मीन्स हमें क्या करना है? बी में से ए का पोर्शन रिमूव कर देना है, बी में से ए का पोर्शन रिमूव कर देना है। तो जो आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ये वाला, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए बिलोंग्स टू बी, तो इसके सारे एलिमेंट्स बी से बिलोंग करेंगे। सो एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्या कहता है? बड़ा सिंपल सी चीज है कि अगर हमें ए का यूनियन निकालना है, किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ,
तो फिर हम क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट खोल के करते हैं। तो ए यूनियन एक बार मल्टीप्लाई होगा बी के साथ में, तो ए यूनियन बी, मिडिल वाला साइन एज इट इज। अब इस बार ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ में, तो ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगर इसका उल्टा हुआ तो भी तरीका आपको यही यूज करना है। तो पहले ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ में, मिडिल साइन एज इट इज, फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। देन डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है आपको। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि ऊपर डैश है सब कुछ उल्टा कर दो। अगर ए यूनियन बी पे डैश है तो ए का उल्टा ए डैश, यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन, एंड बी का उल्टा बी डैश। तो सब कुछ हमने रिवर्स कर दिया है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो पहले ए का ए डैश, इंटरसेक्शन का यूनियन, एंड बी का बी डैश। तो जब भी डैश आ गया सब कुछ उल्टा कर दो। अब आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमने प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला लिखा था, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या फॉर्मूला था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो वहां पर हम पी लिखते हैं और यहाँ पे एन लिखते हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो अगर आपको नंबर काउंट करना है कि ए यूनियन बी में कितने नंबर्स है, कितनी क्वांटिटी है, तो फिर आपको ये सिंपली फॉर्मूला यूज करना है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जो भी कॉमन पोर्शन है वो आपका यहां से लेस हो जाएगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपका फॉर्मूला सिर्फ इतना रह जाएगा, एन ए प्लस एन बी। तो ये फॉर्मूला तब लग रहा है व्हेन इट इज डिसजॉइंट, मतलब जो आपके पास सेट्स है वो अलग अलग है, देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम। तो उस केस में एन ए प्लस एन बी, सिर्फ इतना ही आपका फॉर्मूला रहेगा। फिर एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी करना है, तो ए में से क्या करेंगे, कॉमन पोर्शन हटा देंगे। सो फॉर्मूला क्या बना आपका, एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जो कॉमन था वो हमने यहां से रिड्यूस कर दिया। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। तो इसमें हमें क्या करना है, एन ऑफ ए माइनस बी एंड दूसरी तरफ है बी माइनस ए, इन दोनों को कंबाइन करना है, मतलब इसका निकालना है यूनियन, ए माइनस बी माइनस ए, इनका यूनियन, दैट इज द टोटल। फिर फिफ्थ, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर तीन एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल है तो आपका लेंदी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये भी हमने सेम टू सेम प्रोबेबिलिटी में यूज किया था, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, अब जो कॉमन है ए एंड बी का कॉमन लेस होगा, बी एंड सी का कॉमन लेस होगा, ए एंड सी का कॉमन लेस होगा। तो तीनों कॉमन पोर्शन हमने लेस कर दिए। फिर आता है आपके पास तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों का कॉमन। तो तीनों का जो कॉमन है उसको वापस एक बार ऐड करेंगे, तो लास्ट में प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये भी सेम फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी वाला। नेक्स्ट टू फॉर्मूलेस भी एग्जैक्टली वही है जो हमने वहां डिस्कस किए थे, ए डैश यूनियन बी डैश। तो उसको हम उल्टा लिख सकते हैं, ए डैश का ए यूनियन का इंटरसेक्शन बी डैश का बी, और होल पे लगा दिया हमने डैश। तो ये कैसा आता है, यूनिवर्स में से
आपको ए इंटरसेक्शन बी हटा देना। तो जैसे आपने यूनिवर्स में से ये चीज को हटाया, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेम चीज सेवेंथ वाले में है, यूनियन की जगह यहाँ इंटरसेक्शन गिवन है, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन आ जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। तो ये हमारे कुछ फॉर्मुलेज हो गए जिससे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं। Then question number 1, number of subsets of a set. कितने सबसेट्स होंगे? 8. 8। फॉर्मूला था आपका 2 to the power of n, तो 2 क्यूब, the result will be 8। सेकंड, a and b गिवन है, आपको यहाँ फाइंड करना है, ये कुछ गड़बड़ है, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b चेक करो कुछ कॉमन है क्या दोनों में? No. नो, नथिंग इज कॉमन, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? B. बी पक्का? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो ये हमने डिस्कस किया था, ब्रैकेट के अंदर अगर 5 लगा है तो ये अपने आप में एक वैल्यू बन जाती है, तो इसलिए आपको एम्प्टी ब्रैकेट रखना है या ओनली 5 रखना है, दोनों को साथ में यूज नहीं करना। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन थर्ड में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। C. सी श्योर? अभी हमने क्या बोला था? ऑप्शन ए। ओवरऑल पे डैश लगा तो सबको रिवर्स करना पड़ेगा, इसने इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन ही रखा है, तो सी इज रॉन्ग एंड ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Sir, A correct है sir. नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, याद है सीक्वेंस हमने पूरा किया था, फिर आपका वो इंटीजर्स, यस सर। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ नल सेट? किसको नल सेट बोलेंगे? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए में कह रहा है 0.1 एंड 0.4, तो 0.1 से इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 11 लेस देन 15 एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, तो 12 13 14 ये तीनों ही नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर ए इज अ नल सेट। तो फर्स्ट वाला तो पॉइंट सही है, सेकंड सर इज रॉन्ग, और भी सही है। थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ कह रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, इसके बीच में और कोई नंबर होता ही नहीं है, तो 4 भी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। Which of the following sets are equivalent? 1 2 and 3। 1 2 3, तो तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, so therefore 1 2 and 3। Sixth, how many subsets of the set of letters of the word Delhi are here? कितने 32। सबसेट्स? 32। 2 to the power of 5, 32, perfect। 7, A and B given है, A intersection B चाहिए, 7,9। ऑप्शन बी। 7,9। Then 8th, sets A and B have 3 and 6 elements respectively. What can be the minimum number of elements in A union B?
9. 9. No, no, Sure. 6. 6. 6. दो Yes. आंसर, एक 6 और दूसरा 9। Yeah. किसको लॉक करें? सोच लो एक बार फिर से क्या आंसर करोगे। ये क्वेश्चन आपके मान लो फाइनल एग्जाम में आ चुका है, एक सिलेक्शन आपको करना है, क्या सेलेक्ट करोगे? That's 6. फाइनल? बताओ बताओ बताओ। मिनिमम सर पूछा है। मिनिमम, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, वो बताना है आपको। सर 18. 18 से कम नहीं हो सकता। ए में 3 एलिमेंट, देखो एग्जांपल ले लो। ए में 3 एलिमेंट्स आपके पास 1 2 3। बी में 6 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। अभी आपको बनाना है क्या? ए यूनियन बी। क्या क्या लिखेंगे इसमें बताओ? 1 2 3 4 1 5 2 6. 3 4 5 बस, 6. इससे कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 नंबर्स कॉमन लिए हैं। अगर 2 नंबर कॉमन हुए तो एक नंबर और आ जाएगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2 नंबर और आ जाएंगे। दैट मीन्स मैक्सिमम कैन बी 9 एंड मिनिमम कैन बी 3, मिनिमम कैन बी 6। मिनिमम 6 तो होगा ही होगा, उससे नीचे जा नहीं सकता। ठीक है, तो ए यूनियन बी आपको सिंपली बताना था उसका काउंट, तो काउंट इज सिंपली 6। 9th, ए बी सी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चाहिए। A, B, C. ए बी सी, यस। तो पहले आपने बी एंड सी का कॉम्बिनेशन लिया, तो उसमें आपके पास ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट्स आ गए। अब उसको ए से कंपेयर करना और देखना है कॉमन क्या है। तो ए बी एंड सी, दीज 3 आर कॉमन। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट सेट्स? कौन से डिसजॉइंट है, मतलब अलग अलग है? Option A. ऑप्शन ए, एक्स 1 इज and अ 3. डायमंड No, कार्ड, no. वाई है B. स्पेड, कुछ भी कॉमन सर नहीं है। B. 1 and 3. सर B 1 and 3. 1 एंड 3। तो सेकंड ऑप्शन था पी क्यू आर एस एस टी यू बी। तो एस कॉमन आ गया तो सेकंड तो हट गया। थर्ड बिल्कुल सही है वापस। तो 1 एंड 3, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है 11th। ए एक सेट है जिसमें x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू z। एंड बी के अंदर भी क्या है? x इक्वल टू 4n, n बिलोंग्स टू z। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन क्या होगा? व्हाट विल बी कॉमन? Option C. ऑप्शन सी। सी क्यों? x इक्वल टू 4n। सर ऑप्शन ए. ए, क्योंकि 3 एंड 4 का एलसीएम वो कितना होगा आपका? 12। तो जब भी 12. 12 या उसका मल्टीपल आएगा, दैट मीन्स वो दोनों में कवर होगा, ए में भी एज वेल एज बी के अंदर भी। क्योंकि ए सीरीज के अंदर क्या आ रहा है? मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12। बी के अंदर आ रहा है मल्टीपल ऑफ 4, 4 8 12 16। तो कब कॉमन आएगा? तो जब भी कोई नंबर 12 के मल्टीपल में आएगा,
दैट मीन्स उस वक्त आपका कॉमन पोर्शन आएगा, दैट मीन्स वो होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, तो इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट 12th, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये चाहिए आपको। तो क्या क्या आने वाला है, मतलब आपको क्या करना है, इन शॉर्ट कॉमन पोर्शन को हटा देना है। ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए। देखो ए और बी में कॉमन क्या था, 3 कॉमन था, इसको हटा दो, पीछे जो बचा वो आपका आंसर। तो 1 2 4 5 7, दैट्स इट। 13, set a where x such that x equal to 2n, n is a natural number, then the true statement क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सर बी। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी, परफेक्ट। क्योंकि फर्स्ट में वन वन तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, बिकॉज ये इवन नंबर की सीरीज है, 0 उसके अंदर आएगा नहीं, लेकिन 4 जरूर आ जाएगा, एंड 4 विल बिलोंग टू ए। सर देन नेचुरल नंबर बोला है ना? नेचुरल नंबर बोला, नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब 1 से स्टार्ट होगा, और आपको x इक्वल टू 2n दे रखा है, तो जैसे ही आप नेचुरल नंबर को n की जगह पे रखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। मतलब 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, तो इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन आपके कट हो गए। नेक्स्ट ए एंड बी दे रखा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? सर बी। बी, बिकॉज बी इज अ सबसेट ऑफ ए। देन 15, ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश के साथ में क्या होना चाहिए? ए। श्योर? सर बी। बी? कोई सी वाला भी है क्या? नो वन? अच्छा ये बताओ, ए यूनियन ए कितना होता है? ए। ए, ए। और ए के ऊपर क्या लगा है, डैश। तो ए का इंटरसेक्शन किसके साथ में है, ए डैश के साथ में है। ए क्या डैश दोनों के में साथ। कुछ कॉमन होगा क्या? नहीं। तो फिर आंसर क्या होगा? सी। ऑप्शन सी। 16, यूनिवर्स गिवन है, ए गिवन है, सी इंटरसेक्शन ए इज 2, फाइंड आउट द सेट सी। तो सेट सी क्या होगा? सर 2 को छोड़ के सब कुछ। तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन ए। आपका मैच हो रहा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करो। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी। बी कैसे होगा? ऑप्शन ए। हाँ, क्योंकि ए एंड सी में सिर्फ 2 कॉमन है। नाउ यूनिवर्स एंड ए को अगर आप चेक करो तो क्या दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, यूनिवर्स एंड ए बोथ आर सेम। ए एंड सी को जब कंपेयर किया तो ओनली 2 इज कॉमन, बाकी सी के अंदर ये दूसरे एलिमेंट्स नहीं आ रहे, तो सी में सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाला है, 2। सेवनटीन, ए एंड बी में निकालना है यूनियन। सर ए। सॉरी सॉरी, ऑप्शन डी। बी या डी? डी डी। डी, फोर्थ ऑप्शन। यस। क्योंकि ए को जब आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी +-2,
जबकि बी को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, only -2. 2 and 3, Yes. है ना, 2 and 3 आएगा ना। हाँ. अब इन तीनों को कंबाइन कर लो, +2 -2 एंड देन 3। 18। यूनिवर्स गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, अब चाहिए ए यूनियन बी डैश। मतलब A intersection B, right sir? ए डैश ऑप्शन बी। इंटरसेक्शन बी डैश, वो हुआ। हाँ, क्या कह रहे हो ऑप्शन बी। बी, दैट इज 5। क्योंकि पहले आपने इसमें देखो, क्वेश्चन जैसा बोल रहे हैं Yes, वैसे sir. करते रहो। 5. पहले ए यूनियन बी निकाल लो, बाद में डैश कर देना। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ, ये आपका यूनियन निकल गया। अभी क्या चाहिए, इसका डैश चाहिए। तो डैश मतलब इन सब को यूनिवर्स में से माइनस कर दो। तो यूनिवर्स में भी यही सारी चीजें लिखी है, 6 on 6, मतलब सब कुछ माइनस हो गया। तो पीछे क्या बचेगा, 5। सर मैं बोल रही थी कि A यूनियन B डैश जो लिखा है हाँ, उसको अगर हम इंटरप्रेट करेंगे तो A इंटरसेक्शन B भी तो हो सकता है ना? नहीं, डैश का मतलब नहीं हो तीनों को उल्टा करना है। ए का मतलब ए डैश, यूनियन का इंटरसेक्शन, और बी का मतलब बी डैश, तीनों आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर 19 20 सब इसी पैटर्न के ही आपका हो जाएगा। देन हाँ, 22 फिगर दिया हुआ है, और ये फिगर कौन से ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है। सर D. बी, ए फोर्थ यूनियन ऑप्शन. बी इंटरसेक्शन सी। Sir, D, sir. डी, मतलब ए में से हमने क्या कर रखा है, बी एंड सी का दोनों का पोर्शन माइनस कर रखा है, एग्जैक्टली exactly। तो ये हमारा जो ये वाला पोर्शन है, सी वाला, ये बी वाला, ये सब कुछ हमने हटा रखा है, और सिर्फ क्या है हमारे पास, ओनली ए। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। देन अब ये मोस्टली क्वेश्चन वही है, सिमिलर है। अब एक बार ये बता दो, कौन सा, 26। ए बी गिवन है, ए माइनस बी चाहिए। सर A. ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब है आपको ए में से जो भी कॉमन पोर्शन है ए एंड बी का, वो लेस कर देना। तो ए एंड बी का कॉमन क्या है, 3 5 7, ये तीनों आपने हटा दिया। व्हाट इज लेफ्ट, 2 4 6। तो पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। ओके, चलो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट ये सिमिलर 29। एन ए 16, एन बी इज 12, एन ए इंटरसेक्शन बी इज 5, then find out n of a minus b and b minus a। a minus b कितना होगा, 11 and 7. यस। तो a माइनस बी मतलब a में से कॉमन पोर्शन लेस करना है, तो ये होगा आपका 11। और दूसरा हो गया आपका b में से आपको कॉमन पोर्शन लेस करना है, तो 7। नेक्स्ट 31। x such that x square minus 3x plus 2 equal to 0, इसका एक सोल्यूशन सर निकालना D. है, 2 and सर 1। D. और D. b के फोर्थ अंदर ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन, ओके। तो b माइनस ए आपको चाहिए,
मतलब बी में से अगर ए का कोई कॉमन पोर्शन है तो उसको हटा दो। तो ए के अंदर आपके पास सॉल्व करने पे क्या वैल्यूज आएगी? 1 and 2। बी के अंदर क्या वैल्यूज आ रही है? सर 3 and 4। 3 and 4 आ रहा है पक्का, या 2 and 6? 2 and 6। तो 2 and 6 के साइन क्या है? कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है? सर 2 पॉजिटिव है, 6 माइनस है। ओके। अभी सो क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे। इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल देयर आर 750 हु कैन स्पीक हिंदी। तो आउट ऑफ 1000 पीपल 750 हिंदी बोल सकते हैं एंड 400 हु कैन स्पीक बंगाली। ओके, देन हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली? तो कितने लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, ये बताना है आपको। तो ये कैसे पता चलेगा? 150। 150। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 600 सॉरी। 600। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n of h यूनियन b इज इक्वल टू n of h प्लस n of b माइनस n of h इंटरसेक्शन b। से पहले हम n of h इंटरसेक्शन b निकाल लेंगे, देन जो कॉमन इंटरसेक्शन आएगा उसमें से बंगाली वाले माइनस करके आ जाएगा। ओके, ग्रेट। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या कहा कि हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है, जो हमारा प्रोबेबिलिटी में था, उसी पैटर्न से यहाँ फॉर्मूला लिखना है। वहां P लिखते थे या N लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, इसका क्या फॉर्मूला है? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, उसमें 750 है। सेकंड लैंग्वेज बंगाली है, इसमें 400 पीपल है। एंड ए यूनियन बी, टोटल देर आर 1000 पर्सन्स, तो 1000 इन टोटल है। तो इससे आपका निकल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज व्हाट इज द कॉमन, मतलब दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं। तो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले 150 है, ठीक है। तो हिंदी बोलने वाले टोटल 750 है। उसमें से उस 750 में से अगर आप कॉमन वालों को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? ओनली हिंदी आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली एन ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इससे क्या आ जाएगा? एन ओनली बी। तो बेसिकली ओनली ए वाला हमने फॉर्मूला यूज किया है। तो ओनली ए के अंदर हम क्या करते हैं? ए में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं, तो उससे आपका ओनली ए आ जाता है। 44 इसी का एक्सटेंशन है, और इसने बोला इन हाउ मेनी, इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली बंगाली। ओनली बंगाली में कितने लोग होंगे? 250। 250। 250। यस, बिकॉज टोटल बंगाली 400 है, इसमें से 150 कॉमन, इसको लेस कर दे, सो 250। तो यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको हिंदी एंड बंगाली दोनों आती है ना? है कोई ऐसा? दीप है एक, आई थिंक, है ना, जिसको दोनों आती है। दीप अभी नहीं है लाइव। ओके, 45 हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली? कॉमन पूछा है, कॉमन 150। 150। जो हमने ऊपर इंटरसेक्शन निकाला है दैट इज 150। नेक्स्ट 46 इन एन एग्जामिनेशन 21 स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस, ओके, एंड 12 स्टूडेंट्स failed in English.
इफ 8 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, दोनों में फेल होने वाले 8 हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड। तो ओवरऑल कितने लोग फेल हुए हैं ये बताना है। तो कैसे पता चलेगा? ट्राई करके देखो। Sir, हाउ मच? 25. 25। यस। तो सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर अप्लाई किया है फिर से यहाँ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट में 21, फिर 12 माइनस कर देंगे इसमें से कॉमन, क्योंकि डबल काउंटिंग हो गई है इसलिए हम वापस एक बार माइनस करते हैं। सो रिजल्ट विल बी 25। 47. In a set of 65 people, 40 like cricket, 10 people like both cricket and tennis. Find how many like only tennis and how many like tennis. दो क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहले बताना ओनली टेनिस। 25 and 35. Option B. यस। अब देखो इस क्वेश्चन को ना बिना सॉल्व के भी आंसर टिक कर सकते हो, पता है कैसे? सोच के देखो कैसे। बिना सॉल्व किए आप सॉल्व कर सकते हो इसको। क्या तरीका था? क्वेश्चन ने पहले क्या पूछा? ओनली टेनिस। एंड फिर पूछा हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो किसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, ओनली टेनिस की या टेनिस की? Sir, tennis की. टेनिस की वैल्यू ग्रेटर होगी, मतलब फर्स्ट वैल्यू विल बी स्मॉलर एंड सेकंड विल बी बिगर। अब अगर आप ऑप्शन देखते हो तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे फर्स्ट वैल्यू स्मॉलर एंड सेकंड बिगर है, बाकी सब जगह उल्टा है। बाकी सब जगह उल्टा है। तो सिर्फ ऑप्शन को देख के भी सिलेक्ट हो सकता है कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बिना सॉल्व किए आंख बंद करके आप आंसर टिक कर सकते हो, अगर आपके माइंड में ये चीज पता है कि ओनली वाली वैल्यू छोटी होती है उसके कंपैरिजन में। छोटी क्यों होती है? बिकॉज उसमें से हम माइनस करते हैं इंटरसेक्शन को, तभी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर आपके माइंड में ये चीज क्लियर है तो आप सीधा ऑप्शन बी टिक कर लोगे। अदरवाइज जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है सेम टू सेम उस पैटर्न में आपका सॉल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चले यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला पूछा है, ये हो जाएगा 49। यस। आउट ऑफ 2000 स्टाफ 48% like coffee, 54% tea, and 64% juice. Of the total, 28% used coffee and tea, 32% tea and juice, 30% tea and coffee, and only 6% did not use any of the three. Find the number of using all these. कैसे सॉल्व करोगे? तो जो आपका फॉर्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी, उसको अप्लाई करना है। तो ऊपर कौन सा वाला फॉर्मूला करेक्ट है ऑप्शन ए बी सी में से? Option A. ऑप्शन ए करेक्ट है। तो बस इसी ऑप्शन के अंदर आपको वैल्यूज रखनी है और आंसर कैलकुलेट करना है। अब ट्राई करके देखो। ट्राई हुआ?
क्वेश्चन नंबर 48 वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है और उसको यूज करके बताना है फाइनल आंसर क्या होगा। थ्री सिक्सटी 360 एक आंसर आ चुका है। तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया, परसेंटेज के अंदर वैल्यूज रख दी। तो परसेंटेज में रखने के बाद में लास्ट में आप उसको 2000 से एडजस्ट कर लोगे। तो पहले आप इंडिविजुअली तीनों को ऐड करते हो, 48%, 54%, 64%। अब इसमें से कॉमन पोर्शन लेस करना है, -28, -32, फिर -30 एंड इक्वल टू में आपके पास क्या है, टोटल मतलब 100%। तो 100 में से आपने पहले इन सबको एडजस्ट किया, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 24%। इस 24% में से 6% कुछ भी यूज नहीं करते हैं, तो व्हाट इज लेफ्ट, 18% इज लेफ्ट। तो ये 18% ऐसे लोग हैं जो तीनों आइटम्स यूज करते हैं। ठीक है, तो या तो 6% लास्ट में लेस कर दो, या फिर आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी यहां भी लेस करके लिख सकते हो, कितना, 94%। तो आपका सीधा 18% आ जाएगा। बात एक ही है। तो शुरुआत में आपने 94% लिखा, सारी वैल्यू सॉल्व की, तो क्या निकलेगा आपका, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 18%। नाउ 2000 का 18% कितना होता है, 360। इसी पैटर्न से एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 50 को, हो जाएगा। In a city, 3 daily newspaper A, B, and C are published. 42% of the people in that city read A, 51 read B, and 68 read C. 30 read A and B, 28 B and C, and 36 A and C. ये भी दे दिया। 8% do not read any of these 3 paper, कुछ भी read नहीं करते हैं। तो find the percentage who read all these 3। सेम पैटर्न में चलो, आ जाएगा आंसर। आया कुछ आंसर? 25%। 25। आगे बाकी सबके सेम टू सेम पैटर्न में करना है आपको। Yes, sir. 25. 25, ग्रेट। अब इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन। अमंग 1000 फैमिलीज ऑफ अ सिटी, 40% रीड ए, 20 रीड बी, 10% सी। ये हो जाएगा, आई थिंक सेम टू सेम है आपका। दिस यू कैन डू इट। देन 53, फ्रॉम अ क्लास स्टूडेंट्स 21 प्ले बास्केटबॉल, 26 प्ले हॉकी, 29 प्ले फुटबॉल। 3 वैरायटी है। 14 play both basketball and hockey, 12 football and basketball, 15 hockey and football, 8 students play all the game, then number of students playing only football आपको कैलकुलेट करना है। ट्राई करके देखो। तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको ओनली फुटबॉल।
तो इजी है, हो जाएगा। तो पहले आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी फाइंड करने पड़ेंगे इसमें, वो कितने हैं। तो टोटल के लिए आपने क्या किया, ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, 21 प्लस 26 प्लस 29 माइनस 14 माइनस 12 माइनस 15 एंड प्लस 8। तो पहले ये बता दो ये कितना आ रहा है। कितना? 43। 43 आ रहा है क्या, चेक कर लो। यस सर। Yes, sir. 43. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 43 आ गए। तो ये तो हुआ आपका क्वेश्चन 54 का एक पोर्शन। अब इसमें से आपको ये पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली फुटबॉल। तो देखो, अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो थोड़ा जल्दी समझ आ सकता है। जैसे हमने बोला, ये आपका फर्स्ट रीजन, ये सेकंड एंड देन ये थर्ड। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इसको इसको ऐसे लिखा कि फर्स्ट सर्कल जो हमने बनाया दैट इज फॉर बास्केटबॉल, ये आपका बास्केटबॉल का है। सेकंड जो हमने बनाया था दैट इज हॉकी, एंड थर्ड वन इज फुटबॉल, थर्ड आपका फुटबॉल। अभी आपको क्या चाहिए, ओनली फुटबॉल। ओनली फुटबॉल का मतलब क्या है, आपको कैसे एडजस्ट करना है। तो आपको ये शेडेड पोर्शन चाहिए यहाँ पे, तो शेडेड को थोड़ा मार्क कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन। ये आपको चाहिए। तो अब ये सोच के बताओ, ये पोर्शन अगर चाहिए तो आपको क्या एडलेस करना पड़ेगा। 29, सॉरी 21। 21 क्या आंसर, फाइनल आंसर? 21, सॉरी 21 क्या बता रहे हो, फाइनल आंसर? सर, 21 एंड 26 को माइनस करना पड़ेगा। 21 सर एंड 10 आएगा 26 को आंसर। माइनस करोगे? और 12 देखो, एंड 15 माइनस होगा सर। देखो इस डायग्राम को एंड आराम 8 से ऐड समझो। होगा। यस, एक तो आप 12 माइनस करोगे, क्योंकि जो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल का जो कॉमन है उसको लेस करना पड़ेगा। और क्या एंड 15 लेस माइनस होगा। करोगे? 15 को माइनस करोगे जो हॉकी हॉकी एंड एंड फुटबॉल फुटबॉल का कॉमन है। और कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा क्या, बताओ बताओ बताओ। ऐड करना पड़ेगा सर 8। ऐड करना पड़ेगा, 8 को ऐड करेंगे। तो देखो लॉजिक समझो, ये आपका फुटबॉल है, फुटबॉल में से सबसे पहले आपने ये लेस किया जो बास्केटबॉल के साथ कॉमन है, इसको हटाना पड़ेगा। तो आपने पहले फुटबॉल लिया कितना, 29, इसमें से बास्केटबॉल वाले जो लोग है कॉमन उसको हटा दिया, तो 12 कॉमन था, हटा दिया। फिर हमने बोला ये हॉकी वाले लोग भी तो कॉमन है, उसको भी हटाओ। हॉकी वाले कितने लोग थे आपके कॉमन, 15, तो आपने ये भी हटा दिया, तो -15। लेकिन ऐसा करने से जो आपका ये मिडल पोर्शन है, ये जो आपका मिडल पोर्शन है, इसमें अब इसको आपने 2 बार लेस कर दिया, इसको आपने डबल टाइम लेस कर दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक बार इसको वापस क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, आपने डबल माइनस कर दिया। माइनस तो एक बार होना चाहिए था, बट ये चीज 2 बार माइनस हो गई। तो इसके लिए वापस हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। तो ये बीच वाला पोर्शन कौन सा है जो तीनों में कॉमन है, दैट इज 8, तो इसको आप प्लस करोगे। तो 29 में से 2 बार 2 वैल्यूज लेस हुई, एक वैल्यूज ऐड हो गई, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर?
10. 10। Option B. तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 55, द सब्जेक्ट स्टेटमेंट of 175 students of a class is as follows: maths 100, physics 70, chemistry 46। फिर मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब दे रखा है, ऑल 3 18। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड ओनली मैथ्स, जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं वो बताना है। तो ऊपर वाले के पैटर्न जैसा ही है। अब इसको आप अपने आप ट्राई करके बताओ क्या आंसर होगा। पूरा आपको चेक करना है, सॉल्व करके बताना है व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। सर 60। कितना? 60। यस सर। ओके, आंसर आ चुका है। तो क्योंकि आपको यहाँ चाहिए था n ऑफ ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स, तो अभी हमने ऊपर पैटर्न देखा था कि पहले हम क्या लिखेंगे, मैथ्स। मैथ्स में कितने लोग हैं, उसमें से माइनस कर देंगे कॉमन। तो मैथ्स चाहे फिजिक्स के साथ में कॉमन है या केमिस्ट्री के साथ में कॉमन है, वो दोनों चीजें कॉमन आप माइनस कर दोगे। लेकिन एक चीज डबल माइनस हो गई, उसको वापस प्लस करना पड़ेगा। तो आपने लिखा पहले 100, उसमें से -30 मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री का 28, और जो तीनों में कॉमन है वो है 18। 18 को आपने वापस प्लस कर दिया, तो ओनली मैथ्स आ गया आपके पास 6060। ओके, ये हो गया आपका सेट्स वाला पोर्शन। अब इसमें आता है रिलेशन।